हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में इससे आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो आपका 28 और 29 दिसंबर के सीटेट का पेपर हुआ है उसमें आपको इससे प्रश्न अनिवार्य प्रकार से आए हुए हैं, तो इसे आप जरूर देख के जाइए। इसको ये आपका टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए ये टॉपिक है। तो ये आपको जरूर करके जाना है। आप इसमें जरूर आप करके जाएंगे इसे देखकर, तो आपको 3 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर इससे मिलेगा। तो इसको आप जरूर से करके। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, ये जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो इनके बारे में आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि ये जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक, देखिए जनक माना जाता है। तो अब आपसे पूछेगा कि जो जीन पियाजे को या किसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आप जान लीजिए जीन पियाजे को कहा जाता है। तो देखिए, जीन पियाजे का जन्म जो है 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इनका जन्म याद रखना 1800। तो मेन आपको याद रखना है ये स्विट्जरलैंड। कभी कभी आप बच्चे अमेरिका लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये स्विट्जरलैंड के थे और ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, करें कि जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये दार्शनिक भी थे और साइकोलॉजिस्ट थे। ये तो ऐसे भी पूछ लेगा कि जीन पियाजे क्या थे। तो ये आप याद रखना, दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास। ये तो कई हर बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्या? संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें था? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि पियाजे सर्वप्रथम, देखिए इनके बुक का नाम याद रखना। एक इनके बुक का नाम भी पूछा जाता है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो पुस्तक कब लिखी गई थी? 1923 में। तो ये 23 जो है इनकी कब लिखी गई है ना याद करिए, लेकिन इनके पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखना। पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो पुस्तक आपसे पूछी गई है, याद कर लीजिएगा इसको। देखिए अगला, फिर कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है जीन पियाजे हैं। जैसा कि भी करें कि संज्ञानात्मक सिद्धांत डायरेक्ट पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आप याद रखना, जीन पियाजे हैं। और ये निवासी बता चुके हैं, ये कैसे, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। तो ये भाई जरूर याद रखना, ये आपका पॉइंट ये वाला पूछा गया है कई बार। और ये जो 26, 28 और 29 को पेपर हुए हैं उसमें भी ये आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं
इसकी ये खासियत है। देखिए संज्ञान मीन होता है प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है। प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। तो संज्ञान वह है, प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। आगे चलते हैं। देखिए संज्ञान विकास। संज्ञान विकास कह रहे हैं कि सहसो अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा शिशु से जन्म लेता है तब से उसके जीवन पर्यंत उसका विकास होता है, उस जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान विकास। जब जन्म से ही बच्चा जो है उसके जीवन पर्यंत तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है, ऐसा जीन पियाजे का कहना है। देखिए आगे क्या कह रहे थे? कह रहे कि जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत गया है, जो इस प्रकार है। देखिए तो आप इसे जरूर याद रखना। पूछता है कि जीन पियाजे के कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, तो याद रखना 4। तो ऑप्शन में आपका देगा 3, 4, 5। तो इसमें आपको जरूर याद रखना है कि ये कितने हैं? 4 स्तर। तो 4 स्तर जरूर याद रखना है। तो जीन पियाजे के जो स्तरों की संख्या कितने वर्गीकृत किया गया है? तो 4 स्तर में। ये जरूर याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न। आइए देखते हैं इनके 4 अवस्थाएं। देखिए तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे आपको याद रखना है कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपको इसे देखिए चौथे का अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं चौथे। तो ये याद करिए 3। तो इनके आइए चारों के एक एक स्तर के बारे में सीखते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए इनकी एज, ये आपसे इनसे ये भी पूछ लेता है कि ये कितने से कितने वर्ष की अवस्था में। तो संवेगी जो गामक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष, मतलब शिशु से 2 वर्ष तक होता है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष। जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका देखिए 11 से 18 वर्ष है। 11 से 18 वर्ष। तो ये आप देख ही लीजिए। आगे चलते हैं, एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए पहला है कहेंगे संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। देखिए यह जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो ये इनका वर्ष भी याद रखना है। 0 से मतलब जब बच्चा शिशु होता है, शिशु से 2 वर्ष के बीच को संवेदी। तो ये समझ मतलब ये अपने अंगों से जो भी कुछ सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संवेदी गामक। तो यह जो वस्तुओं को देखकर, सुनकर, जो है स्पर्श करके, गंध द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को क्या करते हैं? ज्ञान है वो ग्रहण करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि सुनकर या गंध या स्वाद के माध्यम से करते हैं। तो
तो इस अवस्था में, जो कि इस अवस्था में बच्चा जो है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो क्या, अपनी ज्ञानेंद्रियों, याद रखना कि वो ऐसे पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा, किस अवस्था में, किस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो आपको याद रखना है संवेदी पेशी अवस्था में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बच्चा इस इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। तो जैसे परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, कि मतलब जैसे आपके घर बच्चा है, जैसे कोई आ गया परिचित है तो उसको देखेगा तो बड़ा मुस्कान से ही, मतलब अंगों के द्वारा देखिए सीख रहा है। तो अपने अंगों द्वारा से उस मुस्कान को प्रकट कर रहा है कि बच्चा क्या है, प्रसन्न है, कि वह अपने मुस्कान से द्वारा स्वागत करता है। वही अपरिचित भैया हो जाए, देख कर क्या करता है, डर जाता है, भय आता है। तो उसे अपने उसके अंगों द्वारा ही, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही पता चलता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं। तो इस प्रकार अपरिचितों को देखकर वह भय खा जाता है। आगे देखते हैं। तो इसमें जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, देखिए यहाँ गति कर लीजिए। गति क्रियाएं जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि में इसमें इसमें पाया जाता है, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो देखिए इसमें, इसी में आपको वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व, वस्तु वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व कि वस्तु स्थायित्व का मतलब कि जैसे एक बच्चा है कि वो किसी कोई वस्तु को कहीं पर रख दिया, तो उसका वो आप उससे आप भूल जाएंगे, लेकिन वह बच्चा नहीं भूलेगा। इस अवस्था में वह जब आप खोजेंगे तो पूछेंगे तो वह बच्चा जाके उस वस्तु को उनको ढूंढ लेता है, क्योंकि इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायी, अर्थात वह गुण आ जाता है यदि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। तो इसी अवस्था में ये गुण पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इस अवस्था में आगे अब चलते हैं। अब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये भी आपको याद रखना है कि इसमें कितना, 2 से 7 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, मतलब अब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा से, तो वह अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ क्या करने लगता है, खेलना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। तो वह अब शब्दों का और प्रतीकों के साथ खेलना भी सीख जाता है इस अवस्था में। आगे देखते हैं। तो अब देखिए, ये खिलौने की आयु की अवस्था को कहा जाता, मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों खिलौनों की आयु की अवस्था भी कहा जाता। तो ऐसे बहुत कई बार प्रश्न पूछा है कि किस अवस्था, पियाजे के किस स्तर को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं। कहने कि इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब वह समाज से कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, भाषा का उसका विकास होना शुरू हो जाता है, मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। देखिए इसमें इसमें जो है आंग केंद्रित, मतलब जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, वह सोच रहा है, वह सब
इसमें ठीक है, तो इस अवस्था में पाई जाती है। इसमें अपलट, अपलटावी, अपल अपलटावी की अवस्था होती है। कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को 3 और 9 जोड़ दें, बता देंगे कि 12, लेकिन यही को 9 + 3 कर देंगे तो यह बच्चा नहीं बता पाएगा, तो बच्चा नहीं पाएगा। तो इसमें अपलटावी का गुण, तो इसमें जो किसमें किसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता है। तो ये किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, जैसे निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। तो कहने का ये मतलब कि जीववाद मतलब जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब कि जैसे बच्चा जा रहा है और उसको दरवाजा लग गया, मान लीजिए दरवाजे लग गया, तो उसको दरवाजा लग जाने से वह रोने लगा, तो उसकी माँ आती हुई पूछती है क्या हुआ बच्चा, तो वो हाथ दिखाता है कि ये, तो मतलब कि उसको चोट लग गई है। तो जब फिर उसकी माँ जो कहती है रुको रुको हम इसे मारते हैं, तो जब उसको हाथ से वैसे ही मारती है तो वह बच्चा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। इस प्रकार वह नहीं जान सकता कि यह निर्जीव है कि सजीव है। तो इस अवस्था में जो उसी को हम जीववाद कहते हैं। तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, तो जब माँ मारती है तो समझता है कि ये सजीव है, तो वो उसको भी लग रहा है, तो वह बहुत प्रसन्न होता है। इस प्रकार वह हंसने लगता है। तो इस प्रकार यह जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है, इसे ही जीववाद कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें देखिए प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। आगे देखते हैं। देखिए अनुकरणशीलता पाई जाती है। इसमें जो है पूछेगा कि किस स्तर में जीन पियाजे की अनुकरणशीलता पाई जाती है, तो वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। मतलब किसी अनुकरण करने लगता है कि ऐसे कोई बड़ा ऐसे कर रहा है तो उसको भी वो करने लगता है, नकल करने लगता है इस अवस्था में। देखिए इसमें कह रहे हैं कि शिशु अहमवादी होता है, मतलब दूसरों को कम महत्व देता है। मतलब वो अपने आप में जितना होता है, वो जैसे किसी दूसरे वस्तु को ले लिए, मतलब किसी वस्तु को तो अपने पास भी है, वो किसी को वही वस्तु दूसरे के पास है, तो वो वस्तु को वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, उसका खा लेगा और अपने दूसरे का जो वस्तु को कम महत्व देगा और अपने वस्तु को बचाए रहेगा। तो अपनी वस्तु को मतलब शिशु जो है आमवादी हो जाता है, मतलब अपनी वस्तु को महत्व देता है, दूसरे वस्तु का वह खा लेता है, उसको महत्व नहीं देता है। तो ये आप याद रखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है। अब देखिए और इसमें एक याद रखिएगा, केंद्रीकरण अवस्था पाई जाती है। इसमें आप पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण वह होता है, केंद्रीकरण देखिए केंद्रीकरण, तो ये भी याद रखना। केंद्रीकरण मतलब होता है जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जब जैसे कोई बच्चा दे दिए मोबाइल, उसी पर क्या करता है, एक ही पे मार कुछ नहीं करेगा, एक ही बटन बार बार दाबेगा, तो इसी को कहते हैं केंद्रीकरण। मतलब एक ही पॉइंट पर ध्यान देना और कुछ ही प्रकार से कुछ ध्यान न देना, सारी वस्तुओं को छोड़कर सिर्फ एक पॉइंट पर ध्यान देना, उसी को कहते हैं केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रेशन। तो जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, उसी को हम
केंद्रीकरण कहते हैं। तो ये भी याद रखना कि केंद्रीकरण किस स्तर में आता है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आता है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। मतलब बच्चा तर्क करना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो ये तर्क करना सीखना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, कह रहे इस अवस्था में बालक दिन तारीख समय महीना आदि बताने हो, मतलब इसमें उसको दिन तारीख और समय कैलेंडर को जान जाता है, घड़ी में समय देखना जान जाता है। ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है। आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना आदि योग, तो ये तो वही हो गया। आगे चलते हैं। देखिए तो इस अवस्था में बालक सही अनुपात का आकार भार क्रम आदि को समझने लगता है। तो इस अवस्था में बालक जो है का आकार उकार में समझ, अनुपात में समझना, कम ज़्यादा, जैसे कोई कोई जो गिलास है वो कैसी है, लंबी है, और कोई उतने उतने क्या है, थोड़ा से चौड़ी है, तो ये समझ जाता है भैया इसमें ज़्यादा क्या, किसी में ज़्यादा नहीं, दोनों में बराबर है। तो दोनों में बराबर करना, वो अनुपात अंतर करना सीख जाता है। और देखिए मूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए आखिरी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रिय मतलब ये आपका 11 से 18 वर्ष, मतलब यह 11 से 14 वर्ष के आगे की ओर अवस्था, मतलब 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था उसी में होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें देखिए, इसमें इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ मूर्त चिंतन, मूर्ति, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। मतलब जिसे वह अमूर्त मतलब जिसे वह देखा नहीं हो, सुना नहीं हो, अनुभव किया हो उसको कहते हैं अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। तो ये से पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त करने के योग्य हो जाता है। देखिए अमूर्त मतलब जैसे यानी स्मरण मनन आदि करता है। तो ऐसे पूछेगा किसमें स्मरण मनन आदि किस स्तर में किया जाता है, तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था याद रखना है। और देखिए इसमें क्या है, कह रहे हैं कि कार्य 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 को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर वह सीख जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा किस स्तर को तार्किक चिंतन स्तर के जीन पियाजे के किस स्तर को जीन पियाजे के तार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं। देखिए इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। और देखिए इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है कि बच्चा जो है कहीं कहानी कथा लिखना शुरू कर देता है। ये देखिए ये जो है पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। ये स्कीमा आपका तो हर एग्जाम में पूछा जा गया है, हर सेट में। तो ये देखना, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान संगठन ही क्या कहलाता है, स्कीमा। तो ये स्कीमा वाला पॉइंट जरूर याद रखना। अगला है
कह रहे हैं कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। आगे देखिए, तो यह जो कैसी है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी चैनल को कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।